99 की पढ़ाई से ही मुझे लगा कि मैं बिरहा, लोकगीत, गायन, भजन, कजरी, ठुमरी ऐसे गीतों से जुड़ा रहा। तो मुझे लगा कि इतने अच्छे परिवार से होकर के भी मैं अगर इस लाइन में सफल नहीं हो पा रहा हूँ, तो जिनके पास कोई संसाधन नहीं है, उनकी आवाज़ अच्छी है, उनकी व्यवस्थाएँ अच्छी हैं, वो बेचारे कैसे सफल होंगे। बांसुरी बजाता हूँ, हारमोनियम बजाता हूँ, मेरा एक भाई जो है तबले से नेट जियारा PhD है। पुरुष होते हैं, महिलाओं को अप्रोच करते हैं तो आसानी से वे बात करने के लिए तैयार नहीं होती, लेकिन मैं देखता हूँ आपके चैनल पर वो गाती हैं। तो कैसे इस सारी स्थितियों को अनुकूल आप करने में सफल हुए? गुरु जी के सानिध्य में रह करके मैंने ये अच्छी तरह से जाना कि उनका मनोबल कैसे बढ़ाया जा सकता है। अंदर से मैं उनको इतना मजबूत कर देता हूँ कि वो सारी सब कुछ बातें खुल के बतियाने लगती है, चैनल पे कहने लगती, गाने लगती हैं। कुछ महिलाओं का आपके चैनल के ऊपर आने से उनका कुछ ऐसा लाभ हुआ कि वो फिर से प्रोफेशनली कुछ गाने? तो टांडा में गया, मंजू वर्मा, नीलम धूरिया का मैंने इंटरव्यू लिया और उसका थंबनेल मैंने ऐसा बनाया कि वो मेरे चैनल से 1,30,000 3 दिन में चला गया। काफ़ी समय नहीं हुआ है जब लोगों को लगता था कि लोक कलाएं विलुप्त हो रही हैं, और विलुप्त इसलिए हो रही हैं कि पुराने जो सामाजिक संस्करण हैं वो लगातार बिगड़ रहे हैं, पलायन हो रहा है, और बूढ़ पुरानियाँ जो हैं उनका जो है प्रयाण भी हो रहा है, वो बहुत कम बच रहे हैं। इसलिए बहुत सारे गाने के स्वरूप और रूप तो बिल्कुल ही पता नहीं चलते कि वे कैसे हैं। लेकिन कुछ वर्षों से YouTube पर कुछ यूट्यूबरों ने इस तरह की भूमिका निभानी शुरू की, जिससे यह लगने लगा कि लोक कलाओं का अभी बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है जो हमारे गाँव में सुरक्षित है। बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे पुरुष उसको अच्छी तरह गाते हैं, और यूट्यूबरों ने उनको इतना सहज सुलभ बना दिया कि अब वे रील बनाने वालों के लिए तो बहुत बड़ा मसाला हो गए। उनकी धुनों को लेकर, उनकी बातों को लेकर बहुत सारे लोग जो है रील बना रहे हैं, और रील बनाने वालों की एक तरह से कहिए कि कतार ही खड़ी है। जौनपुर में कम से कम 20-25 ऐसे जोड़े हैं जो रील बनाते हैं और बहुत पैसा कमाते हैं, उनका ग्लैमर है उसमें। लेकिन जौनपुर ज़िले में ही एक ऐसा यूट्यूबर भी है जो अपनी मोटरसाइकिल से अपना मोबाइल कैमरा लेकर वो गांव-गांव घूमता है और तमाम सारे लोगों से वो मिलता है, बहुत सारी महिलाओं से मिलता है, और केवल जौनपुर ज़िले के आसपास ही नहीं बल्कि कई ज़िलों में। उस यूट्यूबर का नाम संतोष कुमार यादव है। संतोष बिरहा के एक बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं, और उसके अलावा कार्यक्रमों में एंकरिंग करने और सांस्कृतिक समझदारी से भरे तमाम सारे कार्यक्रमों का संचालन करने में भी संतोष का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और उनका एक जलवा भी है, जहां भी अच्छा कार्यक्रम होता है वहां उनको संचालन का दायित्व तो सौंपा जाता है। बहुत दिनों के बाद आज संतोष पकड़ में आ गए हैं जौनपुर में ही। तो संतोष, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मुझे ये बताइए कि लोग यूट्यूब जब इस तरह से बनाने लगे कि रील जितना ज़्यादा देखी जाएगी उतना पैसा आएगा, तब आपने गरीब गुरबों के समाचारों को अपने यूट्यूब का केंद्र बनाया, और उसमें भी संस्कृति के उन रूपों को भी अपने उसका बनाया जो विलुप्त हो रहे हैं। तो ये प्रेरणा कैसे मिली आपको? सबसे पहले तो मेरी पढ़ाई जब 1999 में मैं हाई स्कूल में था, तो 99 की पढ़ाई से ही मुझे लगा कि मैं बिरहा, लोकगीत, गायन, भजन, कजरी, ठुमरी ऐसे गीतों से जुड़ा रहा। तो मुझे ये लगता था कि हम इंटरेस्ट इसमें बढ़ता गया। लेकिन कुछ ऐसी परेशानी आई, ऐसी समस्या आई जब मुझे इन सारी व्यवस्थाओं से दूर हटना पड़ा, या हम सफल नहीं हुए। तो मेरी विफलता ने मुझे बताया कि यार अगर मैं सफल नहीं हो रहा हूँ तो ऐसे तमाम लोग हैं। मेरे पास कुछ संसाधन थे, मेरे पिताजी रेलवे में थे, माताजी BA बॉम्बे आर्ट थी, मेरा बैकग्राउंड अच्छा था। तो मुझे लगा कि इतने अच्छे परिवार से होकर के भी मैं अगर इस लाइन में सफल नहीं हो पा रहा हूँ, तो जिनके पास कोई संसाधन नहीं है, उनकी आवाज़ अच्छी है, उनकी व्यवस्थाएँ अच्छी हैं, तो वो बेचारे कैसे सफल होंगे। तो फिर तब से जब मैंने इसको छोड़ा, अब गाना बजाना छोड़ा, जब हारमोनियम भी मैं बजाता हूँ, बांसुरी बजाता हूँ, हारमोनियम बजाता हूँ। मेरा एक भाई जो है तबले से नेट जियारा PhD है, तबला बजाता है। तो मुझे लगा कि जो कुछ है, लेकिन उनकी आवाज़ को कैच करके लाना चाहिए इस प्लेटफॉर्म पर जहाँ से दुनिया के लोग जाने।
जो गरीब हैं, जिनको जानकारी नहीं है, जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है या पैसा इन्वेस्ट करके वो कैसेट नहीं बना पा रहे हैं, ऐसे लोगों को यहाँ लाना चाहिए। इससे दो बातें होंगी, एक तो उनकी आवाज़ लोगों तक जाएगी, दुनिया के कोने कोने तक जाएगी, और दूसरी बात जो हमारी पारंपरिक गायन विधा है वो संरक्षित होगी, वो इकट्ठा होगी एक किताबों जैसे व्यवस्था में। हम उसको अपने YouTube चैनल पर बंद करेंगे। जी जी, जब मन करेगा तब देखेंगे। जी जी। तो मैंने शुरू किया। इसके लिए जो एफर्ट था वो जाहिर सी बात है, पहले लोगों का पता लगाना जी, फिर उनसे संपर्क करना जी, फिर वहाँ तक जाना, जी। और जाहिर सी बात है जब आप एक नए आदमी होते हैं और पुरुष होते हैं, महिलाओं को अप्रोच करते हैं जी, तो आसानी से वे बात करने के लिए तैयार नहीं होती। लेकिन मैं देखता हूँ आपके चैनल पर वो गाती हैं। जी। तो कैसे इस सारी स्थितियों को अनुकूल आप करने में सफल हुए? सर ये मामला ये है कि मैं तो पहले से जब बिरहा जगत में आया तो शिवधारी मेरे गुरुजी थे रामदुलार चंद्रहास जी, दोनों लोगों से मैं जुड़ा, और शिवधारी गुरुजी के पास उस समय महिला गाने वाली 10 शिष्या थी। तो लगभग 10 शिष्याओं में से सारे लोगों से टचअप मेरा था, सारे लोग, चूँकि मैं उनका शिष्य था। तो जो महिला वर्ग की गाने वाली महिला कलाकार थी, उनसे मिलना जुलना, महिलाओं से मतलब एक तरह से कॉपरेट करना, उनको कैसे मंच पर लाया जाता है, कैसे गवा लिया जाता है, कैसे उनको सिखाया जाता है, गुरुजी के सानिध्य में रह करके मैंने ये अच्छी तरह से जाना कि उनका मनोबल कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो एक तो वहाँ से तजर्बा था मेरे पास, और दूसरी बात कि जब मैं यूट्यूब पर आया तो सबसे पहले उन्हीं महिलाओं को यूट्यूब पर लाना शुरू किया अपने चैनल के माध्यम से। तो और जो महिलाएं यूट्यूब पर नहीं आना चाहती थी या नहीं काम कर पाती थी, वो उनको देख करके प्रेरित होने लगे कि मुझे यूट्यूब पे चलना चाहिए, मुझे काम करना चाहिए। तो मैं अपना नंबर हमेशा लगाता था, वीडियो में लगाता था, डिस्क्रिप्शन में लगाता था, टाइटलियो में लिख देता था। तो नंबर लिखता था तो उन सबके पास मेरा नंबर जाने लग गया। तो फ़ोन करके, भैया मैं गोंडा से बोलूँ, मेरा इंटरव्यू ले लीजिए। मैं इलाहाबाद से, तो मैं क्या करता था, बाइक उठाया इलाहाबाद। ट्रिक आपका ये था। जी बिल्कुल। और ये सही बात है, लेकिन एक जैसे मैं भी बहुत सारे महिलाओं से बातचीत करता हूँ। जी बिल्कुल। तो महिलाएं गाने वाने तक तो ठीक है, लेकिन बहुत सारी बातों में वो दब के रह जाती हैं, वो अपनी बातें खुल के कहती नहीं है। जी बिल्कुल। खास तौर से सप्रेशन का जो मामला है, पारिवारिक स्तर पर भी सप्रेशन उनको झेलना पड़ता है और सामाजिक स्तर पर भी सप्रेशन झेलना पड़ता है। तो क्या कभी उनसे इस तरह के उनके जीवन के प्रसंगों पर आप बातचीत करते हैं? नहीं, जीवन प्रसंग पे बात करने का मतलब सबसे पहले तो यूट्यूब पे अगर वो आई हैं, क्यों आई हैं, क्यों काम करना चाहती हैं, अगर काम करना चाहती हैं दबाव कहाँ से आ रहा है, वो प्रेशराइज कहाँ से हो रही हैं, इसको जानने की पूरी कोशिश करते हैं। और मैं अपने वीडियोज़ के माध्यम से ही उनके उस परिवार को भी मैसेज कर देता हूं कि आप अब इनको प्रेशर में मत रखिए, दबाव में मत रखिए, क्योंकि मामला सोशल मीडिया का है, सोशल युग चल रहा है। यहाँ से कुछ अर्निंग कर सकती हैं, कुछ बिजनेस कर सकती हैं, कुछ अपने नाम और पहचान को लोगों तक भेज सकती हैं। तो एक मैसेज उनकी फैमिली को भी देते हैं, और अंदर से मैं उनको इतना मतलब मजबूत कर देता हूँ कि वो सारी सब कुछ बातें खुल के बतियाने लगती है, चैनल पर कहने लगती, गाने लगती हैं। तो अच्छा लगता है मतलब उनसे बात करना। इतने दिनों से आप कर रहे हैं, मेरा ख्याल है 5-7 साल तो आपको सक्रिय रूप से इस लाइन में हुआ, उससे पहले भी आप यूट्यूब कर रहे थे? 18 महीने से। तो मैं सक्रिय हुआ 18 महीने से। यूट्यूब मेरा बना 2013 से। 2018 में जब लॉकडाउन लग गया तो उसके पहले मैं मंच का कार्यक्रम करता था, जागरण, भजन, ऑर्केस्ट्रा, इस टाइप का मंच करता था अपने खासतौर से परिवार को चलाने के लिए। लेकिन जब 18 में लॉकडाउन लग गया तो सारा मंच का कार्यक्रम बंद हो गया। जब बंद हुआ तो कमाई के स्रोत बंद हो गए, तो जो पहले से कमा करके रखा हुआ पैसा था उसी से परिवार का चलाना हो गया। अब दूसरी बात फंसती है कि 18 में हम लोग बैठ के करें क्या, अब गाने बजाने वाले लोग थे हम लोग। तो एक यहाँ मेरे यहाँ जौनपुर के थे नटखट अखाड़े से पप्पू जौनपुरी, राम जी अमन नाम था उनका। तो पप्पू जी जो है यहाँ होम्योपैथिक दवाई देते थे, वो भी 18 में चालू किए। वो डॉक्टर होम्योपैथ के हो गए जब बिरहा बंद हो गया। तो हम दोनों लोग 2 घंटा 3 घंटा, हमारी पाही थी, उसी पाही पर हारमोनियम लेके बैठते थे। पप्पू बहुत अच्छे कलाकार थे, टॉप कलाकार थे। तो पप्पू भैया को गवा करके अपने चैनल पे हम डालते थे, उनका भी चैनल बना दिए, अपने चैनल पे अपना गाना डालना, हारमोनियम बजा के गाना, लोगों से कहानी बताना, क्राइम स्टोरी बोलना, ये करते करते यूट्यूब पे, लेकिन कभी 100 लोग देखते थे, कभी 40 लोग देखते थे, 30 लोग देखते थे, ऐसे चलते रहता था। लेकिन 2023 का वो दौर था। मेरे यहाँ एक बहुत बड़ा मेला लगता है, भदो छठ किसान मेला। मैं 2003 से लगातार 2018 तक, जब तक लॉकडाउन नहीं लगा, 5 दिवसीय मतलब उस मेले में 5 दिवसीय सांस्कृतिक प्रोग्राम करता था, जिसमें लगातार बिरहा आयोजन, कजरी, ठुमरी, कटघोड़वा नाच, जो पुराना हमारा कार्यक्रम था वो सारा 5 दिनों तक हम एक मंच पर ला करके इकट्ठा करते थे। एक दिन कजरी करवाते थे, कटघोड़वा करवाते थे, 5 दिन करवाते थे। तो उससे मेरे बहुत कलाकार मेरे साथ जुड़े थे। तो मुझे लगा कि जब मैं वो सारा 2018
18-19 में, तो वहाँ मेले की खबर लेने के लिए पूर्वांचल विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी से जो बच्चे पत्रकारिता पढ़ते थे, वो लोग मेले की खबर लेने मेरे यहाँ गए कि मेला कैसे शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ। तो जब मेले पे बात होने लगी उन बच्चों से और उन टीचर से जो पत्रकारिता के थे, तो वो लोग बहुत प्रभावित हुए, बोले संतोष भैया इतना अच्छा आप बोलते हैं तो आप चैनल चलाते हैं कि नहीं चलाते? तब मैंने बताया कि नहीं, मेरा चैनल है यूट्यूब पे कवि संतोष के नाम से। तो उसमें से एक लड़का था श्रीवास्तव, वो उसने मेरे चैनल को देखा, देखने के बाद कहा गुरुजी ये इस लाइन से आप यहीं पड़े रहेंगे, आप एक माइक लीजिए और माइक लेकर के आप लोगों से बात करके डालिए। 18 महीने पहले की बात बता रहा हूँ सर। फिर मेरे पास माइक नहीं थी तो उसके पास माइक थी, और एक हमारे यहाँ घटना घटी थी गणेशपुर में, नीम के पेड़ में देवी माता आ गई थी, वो सब फर्जी मामला था। तो देवी माता आई तो उसने कहा कि चलिए गणेशपुर चला जाए, वहाँ देवी माता नीम के पेड़ में प्रकट हुई, बहुत वायरल खबर चल रही है, चलिए आप एक न्यूज़ बनाइए वहाँ। तो हम चले गए उसी की माइक से, उसी बच्चे की माइक से गणेशपुर जा करके अपनी मोबाइल में लगा करके मैंने उसे एक न्यूज़ बनाया और लोगों को बताया कि बारिश की वजह से ये फंगस लग गया नीम के पेड़ में, फफूंदा टाइप हो गया है, इसमें देवी माई नहीं है। इतनी बड़ी भीड़, इतना बड़ा मजमा जो पागल हुआ है, ये मेरी समझ से गलत है। ये बताया और ये 17 मिनट की वीडियो बनाई और वीडियो को अपलोड किया चैनल पे 3 बजे दिन को, और रात को 7 बजे तक वो वीडियो 49,000 चली गई। क्या बात है, बहुत अच्छा। 49,000 गई। सुबह मेरा चैनल मोनिटाइज, सब्सक्राइबर तो मेरे पास पूरे थे, वॉच टाइम हो ही नहीं पा रहा था। रात में देवी माई कृपा हुई सुबह मोनिटाइज हो गया। जित्तू लाल यादव जो मेरा शिष्य है, विराग आता है, उसने चैनल को मोनिटाइज कर दिया। मोनिटाइज जब अक्टूबर में, नवरात्रि का महीना था, अक्टूबर में मोनिटाइज हो गया। नवंबर में मेरे घर शादी पड़ी थी तो नवंबर में काम नहीं कर पाए, फरवरी में काम नहीं किए, फिर पिछले अप्रैल से मैं काम लगातार चैनल पे अब तक कर रहा हूँ। अच्छा, आपने इतनी महिलाओं को जो ख़ास तौर से गांव में दूर दराज में हैं, उनको आप ले आए, कुछ महिलाओं का आपके चैनल के ऊपर आने से उनका कुछ ऐसा लाभ हुआ कि वो फिर से प्रोफेशनली कुछ गाने की तरफ? कौन कितनी? जैसे मंजू वर्मा, नीलम धुरिया, ये टांडा का नाम है, टांडा की रहने वाली अम्बेडकर नगर की मंजू वर्मा, नीलम धुरिया, जितने भी यूट्यूबर साथी थे सबको फ़ोन करते थे कि मेरा इंटरव्यू लीजिए, लेकिन वहाँ तक लोग दूर की वजह से जाते नहीं थे। तो टांडा में गया, मंजू वर्मा, नीलम धुरिया का मैंने इंटरव्यू लिया और उसका थंबनेल मैंने ऐसा बनाया कि वो मेरे चैनल से 1,30,000 3 दिन में चला गया और वो चेहरा वायरल हुआ। आज वो दोनों चैनल मोनेटाइज है। मेरे चैनल के सब्सक्राइबर 27,000 हैं और मंजू वर्मा, नीलम धुरिया के चैनल के सब्सक्राइबर 40,000 के आसपास पहुंच गए। वो दोनों वायरल हुई। आज अच्छा खासा पैसा हर महीने पेमेंट उनका यूट्यूब से आ रहा है। दूसरा नाम आता है खुशबू रानी। ये लड़का है मेरे यहाँ का, मोनू नाम उसका है, लेकिन खुशबू रानी के नाम से वो हमेशा लेडीज़ में रहता है। वो कभी किसी को इंटरव्यू नहीं दिया, लेकिन मेरी बातों में आया। उसने पहली बार मुझे इंटरव्यू दिया, तब उसके चैनल के सब्सक्राइबर थे 700। इस समय उसके चैनल के सब्सक्राइबर हैं 70,000। क्या बात। लेकिन मेरे चैनल से वायरल हुआ, 1,00,000 लोगों ने उसको 2 दिन में देखा था। अब्बास अली एक नाम आता है, बिरहा जगत के बहुत अच्छे कलाकार है अब्बास जी, उधर गाजीपुर। अब्बास अली सबसे पहले टीवी चैनल, महुआ चैनल के बाद अगर लोड करके आए, वो महुआ पर नहीं गा पाए थे, लेकिन यूट्यूब पर अगर आए तो सबसे पहले मेरे चैनल पर आए। और आज अब्बास का लगभग इंटरव्यू 10 चैनलों पर चल रहा है। बहुत अच्छा। ऐसे साधु जी हैं, साधु ढोलक वाले जौनपुर के, तो सबसे पहले मेरे चैनल पर आए। आज लगभग 10 चैनल पर इनका इंटरव्यू चल रहा है। तो मैं क्या करता था कि ऐसी प्रतिभाएं जो गांव की दबी कुचली प्रतिभाएं हैं या उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, ऐसे लोगों को ढूंढ करके यूट्यूब चैनल के माध्यम से वायरल करने की पूरी कोशिश करते थे। और वायरल करने के बाद दूसरा कि उसका फ़ायदा उनको मिले, उनका चैनल बने, उनका चैनल मोनेटाइज हो, यूट्यूब से कुछ भी अर्निंग हो उनको हो। बहुत अच्छा, इस विश्वास से। बहुत अच्छा। अभी तो आपकी उम्र बहुत कम है, मुझे लगता है कि आप 80 के बाद की पैदावार हैं। जी सर, जी बिल्कुल। और अभी आप बहुत कुछ करेंगे, काफ़ी लंबा चलना है आपको। आपसे और बातें करेंगे हम लोग, और आपके बाकी जो जीवन यात्रा है आपकी, उस पर बातचीत करेंगे। जी बिल्कुल। आपने समय निकाला और मैं जौनपुर आया तो आप भी जौनपुर में मुझसे मिले। जी बिल्कुल। तो ये अच्छी बात है। नहीं, और पकौड़ी के साथ मिले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया। मैं और कहना चाहूँगा हाँ, कि सबसे पहले तो मैं आपको अपनी जमदग्नि मुनि की पावन धरती पर बहुत बहुत साधुवाद प्रेषित करते हुए धन्यवाद दूंगा कि इतने बड़े मुहिम और इतने बड़े मिशन को लेकर के अगर आप पूरे प्रदेश का भ्रमण कर रहे हैं, खास तौर से जो हमारी पारंपरिक गायन विधा है, जो हमारी ये पारंपरिक गायन शैली है, इसको संरक्षित करने के लिए, इसको भी इकट्ठा करने के लिए अगर आप यूट्यूब के माध्यम से, या दोनों लोग देख रहे हैं, यानी आप और आपकी पत्नी या और लोग साथ में,
इतने लोग मिल करके अगर आप इसके संरक्षण में इतना अनमोल समय दे रहे हैं तो मेरा भी कवि होने के नाते या इस विधा से जुड़ा होने के नाते ये दायित्व तो बनता है कि हम आपकी मदद करें, आपकी सेवा करें। आप लोगों से निवेदन करूंगा हाथ जोड़ करके कि अगर ये चैनल आपके सामने से गुजर रहा है, हमारी आवाज़ अगर आप तक जा रही है तो ज़रूर सब्सक्राइब करके कमेंट अपना करिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और आदरणीय अंकल जी का ये जो प्रयास है वो कैसा लग रहा है हमारी पारंपरिक गायन पद्धति के संयोजन में। ज़रूर कमेंट करके बताना। इसके लिए मैं हर कमेंट को देखूंगा, इंतज़ार करूंगा। दिल से आप सभी देशवासियों का धन्यवाद। पुनः से जल्दी से मिलेंगे अगले वीडियो में ना। प्रणाम, नमस्ते।